हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का क्लास ले रहा है और हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश पढ़ा रहा है। आप लोग इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए ठीक है, आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था जौना खां। गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद में जो अगला जो शासक बनता है उस शासक का नाम है जौना खां। जौना खां का बचपन, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 में सुल्तान बना। जब जीएसटी का मृत्यु हो जाता है यानी गयासुद्दीन तुगलक का, तब जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित पुस्तक है तारीख-ए-फिरोजशाही। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। इसको अंडरलाइन कीजिएगा और इस चीज को अपना कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है तारीख-ए-फिरोजशाही। और मोरक्को के एक यात्री था, उस यात्री का नाम है इब्न बतूता। मोरक्को का जो यात्री है उस यात्री का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन तुगलक की शासनकाल की जानकारी प्राप्त कहां से होता है? तो इब्न बतूता से। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था और यह 1333 में भारत आया था। कब आया था? तो 1333 में भारत आया था और इसका शासनकाल था एमबीटी का 1325 से लेकर 1351 तक। उसके बीच में आ गया कौन? इब्न बतूता, जो मोरक्को का यात्री था। उसके बाद इन बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के समय तुगलक साम्राज्य जो है टोटल 23 प्रांतों में बटा हुआ था। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की राज्याभिषेक हुआ था उस समय जो है तुगलक प्रांत टोटल 23 प्रांतों में बटा हुआ था। उसके बाद में कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। यानी दो ही प्रदेश, एक कश्मीर और दूसरा बलूचिस्तान। अगर ये दोनों को छोड़ दिया जाए, जितना भी सारा हिंदुस्तान था वह दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था, सिर्फ खाली कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर। देखिए, इब्न बतूता जो है मोरक्को के यात्री, मोरक्को जो अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप देश में का रहने वाला था, जो लगभग कब आया था बता दिए पहले, 1333 ईस्वी में भारत आया था। उसे सुल्तान द्वारा, यानी उस समय का जो सुल्तान था एमबीटी, उसके द्वारा वह दिल्ली का काजी, क्या काजी मतलब होता है न्यायाधीश, काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश होता है। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को चीन कब भेजा? राजदूत के रूप में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चीन कब भेजा था? तो 1342 ईस्वी में भेजा था। कब भेजा था? तो 1342 ईस्वी में भेजा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक मतलब किताब उल रेहला में उल्लेखित किया। जो भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितना भी घटना घटित हुई वह जो है सारा जो है उस किस पुस्तक में मिलता है?
तो किताब उल रहला में, किताब उल रहला के लेखक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्या क्या उसके समय में घटित हुआ, आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो हुआ था उसके समय में द्वाब में कर वृद्धि, द्वाब, देखिए द्वाब, द्वाब में कर वृद्धि। अब द्वाब क्या है? द्वाब जो होता है दो नदियों का, जो दो नदी है, बात के लिए एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है, इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है यानी एरिया होता है, इसी को द्वाब बोलता है। वही बोल रहा है कि पहला जो क्या क्या, द्वाब में कर वृद्धि। दूसरा जो क्या है, राजधानी परिवर्तन। दूसरा जो है राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। ये राजधानी कहां से कहां, ये क्या क्या, दिल्ली से लेकर, दिल्ली के जगह दौलताबाद को अपने राजधानी बनाया। और तीसरा इसका जो है गड़बड़ी था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और चौथा जो है, चौथा खुरासान पर आक्रमण, खुरासान पर आक्रमण, खुरासान पर आक्रमण, आक्रमण। और जो लास्ट में था कराचिल का अभियान, लास्ट में क्या था, कराचिल, कराचिल का अभियान, कराचिल का अभियान। समझे? किताब उल रहला में क्या क्या मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक ये समय में क्या क्या घटित हुआ, पहला क्या क्या, द्वाब कर में वृद्धि किया, दूसरा राजधानी परिवर्तन किया, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, चौथा है खुरासान पर आक्रमण किया था, और पांचवा जो है कराचिल का अभियान किया था। आगे हम लोग देखेंगे जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और क्या क्या कार्य किया गया है, इसके बारे में और आगे हम देखते हैं। जितना भी जो सारा जो इसका अभियान जो था असफल हो गया था। जो भी किए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी का परिवर्तन, कराचिल पर आक्रमण, द्वाब कर में वृद्धि, सारा जो है किए, सारा जो इसका जो प्लानिंग था, सारा जो जो असफल साबित हुआ। उसके बाद में कुछ विद्वान का कहना था, कुछ विद्वान यानी एल्फिस्टन, एल्फिस्टन, एल्फिस्टन एमबीटी के बारे में, एमबीटी के बारे में, एमबीटी के बारे में कहा गया है, कहा गया है कि उसमें थोड़ा पागलपन का लक्षण है। एल्फिस्टन क्या बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक में थोड़ा सा पागलपन का लक्षण है, यह जो है एल्फिस्टन बोला था। उसके बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कृषकों को सहायता करने के लिए एक विभाग की स्थापना किया था, उस विभाग का नाम है दीवाने कोही। एमबीटी ने जब
कृषकों को सहायता करने के लिए जब कृषकों की एमबीटी ने कृषकों की सहायता सहायता करने के लिए सहायता करने के लिए सहायता करने के लिए दीवान ए कोही दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किया। समझे? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों की सहायता करने के लिए किस विभाग की स्थापना किया है? तो दीवान ए कोही एक कृषक विभाग था, यानी कृषि विभाग था। बहुत पूछता है कि कृषक विभाग की स्थापना किसने, दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना किया है। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में जैन गुरु थे, उनका नाम था जिन प्रभा सूरी। वह जो अपने दरबार में बहुत उसको सम्मानित किया था, जो है उस व्यक्ति का नाम था, क्या था जी? जिन प्रभा सूरी। एमबीटी ने, देखिए एमबीटी ने अपने दरबार में जैन गुरु जिन प्रभा सूरी को मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में जैन गुरु जिन प्रभा सूरी को बहुत सम्मानित किया। समझ गए? उसके साथ था राजशेखर, इसके साथ राजशेखर भी था। जिन प्रभा सूरी के साथ साथ राजशेखर को भी, जिन प्रभा सूरी प्लस राजशेखर को सम्मानित किया। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक जो है एमबीटी जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो हिंदुओं के पर्व में मुख्यतः होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो हिंदुओं के पर्व में मुख्यतः अगर देखा जाए तो होली में खास करके वह शामिल होता था। मोहम्मद बिन तुगलक, समझ गए? जहां तक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखा जाए तो सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। एमबीटी के समय सर्वाधिक विद्रोह हुआ।
टोटल अगर देखा जाए तो 22 विद्रोह, टोटल कितना विद्रोह हुआ था, तो 22 विद्रोह हुआ था, टोटल जो है 22 विद्रोह। यह जो है अकेले दक्षिण भारत में हुआ, तो टोटल जो 22 विद्रोह हुआ था, यह जितना भी विद्रोह हुआ था यह दक्षिण भारत में हुआ था। यह जो है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में हुआ था, समझे। मोहम्मद बिन तुगलक जो पहला सुल्तान था, वह हिंदुओं के पर्व में खास करके होली में भाग लेता था, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक विद्रोह यानी टोटल 22 विद्रोह हुआ था, वह टोटल जो है दक्षिण भारत में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था। क्वेश्चन ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन दुर्भाग्यवश कहा जाए यह सबसे असफल शासक सिद्ध हुआ। जो भी काम करता था ठीक इसके विपरीत हो जाता था। आइए हम लोग अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जब मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोह को दबाने के लिए, मोहम्मद देखिए एमबीटी, देखिए यहां देखिए एमबीटी विद्रोह को विद्रोह को विद्रोह को दबाने के लिए, एमबीटी जो है विद्रोह को दबाने के लिए ठट्ठा जाते समय, ठट्ठा ठट्ठा यानी ठट्ठा कहां पड़ता है, तो सीन में पड़ता है, याद रखिएगा। ठट्ठा जाते समय वह रास्ते में बीमार पड़ गया, वह जो है रास्ते में बीमार पड़ गया। देखिए देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है विद्रोह को दबाने के लिए ठट्ठा जाते समय, ठट्ठा कहां पड़ता है, तो सिंध प्रांत में पड़ता है। ठट्ठा जाते समय वह रास्ते में क्या हुआ, बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ने के बाद अंततः क्या हुआ, बीमार पड़ जाने के बाद अंततः मार्च 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई, समझे। जब विद्रोह को दबाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसका मृत्यु हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के कारण वह 1351 में उसका मृत्यु हो जाता है। किसको मृत्यु हो जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी मृत्यु के बारे में बदायूं लिखता है, बदायूं बोलता है, इसी बदायूं बोलता है, क्या बोलता है, देखिए बदायूं बोला है अगर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तब बदायूं जो है मोहम्मद बिन तुगलक पर टिप्पणी करता है कि, क्या टिप्पणी करता है इसके बारे में, सुल्तान को उसकी प्रजा से, सुल्तान को देखिए सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, समझे।
देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाता है तो बदायूं मोहम्मद बिन तुगलक पर टिप्पणी करता है। क्या टिप्पणी करता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली, सुल्तान की मुक्ति मिली। उसके बाद में जो अगला शासक आता है उस शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। इसका चचेरा भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। इस शासक के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, आज का क्लास यहीं तक है। अगर इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।